हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनलाइटनिंग ट्यूटोरियल्स। आज से हम लोग सोशल स्टडीज़ का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, हम लोग स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम लोग देखेंगे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना। जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया इज़ ग्रेट, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये क्या है? ये एक सिंपली वर्ड नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है। ये एक हम लोग के अंदर देशभक्ति की भावना जागता है कि इंडिया ग्रेट है, सबसे अच्छा इंडिया है। तो नेशनलिज्म क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर कंट्री, दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन एनी अदर। मतलब गर्व की भावना, प्यार की भावना अपने कंट्री के प्रति कि हम लोग का कंट्री जो है सबसे अच्छा है, हमारे कंट्री से अच्छा कोई कंट्री नहीं है। तो ये एक नेशनलिज्म की भावना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, कब आई, क्या क्या करने के बाद आई। ओके, तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच चेंज द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप एंड द एंड रिजल्ट वाज नेशन स्टेट। ओके, तो हम लोग जानते हैं पहले क्या होता था। पहले मोनार्ची सिस्टम था, राजा रानी, कोई एक कंट्री नहीं आता। जैसे हम लोग अपने देश में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, इंडिया एज ए कंट्री नहीं था। इंडिया में छोटे छोटे सबके राज्य बटे हुए थे। जैसे राजस्थान हो गया, मराठा हो गया, पहले था चोला साम्राज्य था, अलग अलग था। तो ये अलग अलग साम्राज्य था, तो मोनार्ची था। तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड में था, यूरोप में भी था, हर जगह था। तो 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना मतलब देशभक्ति की भावना, मतलब एज ए वन नेशन की भावना इमर्ज हुआ, जो कि वहाँ की सारी पॉलिटिकल और मन की भावना जो होती है कि ऐसा हम लोग का कंट्री होगा, एक यूनिटी होगा यूरोप में। हम लोग इस चैप्टर में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो कब ये जागृत हुआ? 19th सेंचुरी में हुआ, जिसका एंड रिजल्ट था नेशन स्टेट। ओके, तो हम लोग देखेंगे नेशन स्टेट क्या होता है। तो नेशन स्टेट क्या होता है? वन इन विच रूलर्स अलॉन्ग विथ सिटीजन्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ओके, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पर रूलर्स, जो वहाँ पर रूल कर रहा है, और सिटीजन जो हो, वो सब मिलके एक कॉमन आइडेंटिटी बनाए कि हम सब इस देश के, इस राज्य के नागरिक हैं। जैसे पहले राजा था तो सिटीजन को कोई पूछता नहीं था, उस राजा के नाम पे उस साम्राज्य को जाना जाता था कि इस राज्य का कौन राजा है। पर नेशन स्टेट में क्या होता है कि रूलर सिटीजन्स नहीं होते हैं, वो सब एक कॉमन आइडेंटिटी बनाते हैं, जो एक देश होता है, वो एक नेशन स्टेट बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक फेमस पिक्चर है जिसने एक फ्रेंच आर्टिस्ट 1848 में बनाया था। उसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, तो ये एक सीरीज ऑफ पेंटिंग है जिसने एक 4 to 5 पॉइंट्स उसने बनाया था, जो विजुलाइज किया था अपने ड्रीम्स में कि ऐसा डेमोक्रेटिक देश बनना चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट में अगर आप देखोगे, मिडिल में देखोगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो वाइट रंग की है। नॉर्मली जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हम लोग देखते हैं, कहाँ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यूएसए में, जो ग्रीन कलर की होगी, जो कि वो सारे इन्वायरमेंट इतने साल से रिएक्शन करते हुए वो ग्रीन कलर की होगी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को, फ्रांस से वो यूएसए गया था। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हम लोग देखेंगे को यूरोप एंड अमेरिका के हर क्लास के लोग रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं। इस सीरीज में आप देखोगे यूरोप है, रसिया है, और अलग अलग कंट्री के, सॉरी रसिया नहीं, अमेरिका है और अलग अलग कंट्री के आदमी, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, सब इसको रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं, जो बीच में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है? टॉर्च है, जो कि ज्ञान की मसाल है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब ज्ञान की मसाल है। ठीक है, और दूसरे हाथ में क्या है? फंडामेंटल राइट्स,
वी द पीपल, आर द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, कि आदमी हमेशा मतलब वहाँ के लोग के लिए क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो ये चीज़ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट करता है। ग्राउंड में आप देखोगे ब्रोकन ज्वेल्स है, क्राउन है जो कि मोनार्ची को रिप्रेजेंट करता है कि किंग और क्वीन का समय समाप्त हो चुका है, वहाँ के लोग उसको ठुकरा दिए। ठीक है, सबसे ऊपर में आप देखोगे फ्रैटर्निटी का आशीर्वाद जो स्वर्ग से मिल रहा है। स्वर्ग में सारे देवी देवता है, वहाँ के परिया है, जीसस क्राइस्ट है, जो कि फ्रैटर्निटी का आशीर्वाद दे रहे हैं। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, मतलब सब लोग साथ एकजुट होकर रहेंगे, एक कंट्री बनाएंगे। ठीक है, आप इस मिडिल पिक्चर में देखोगे यूएसए और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, जर्मनी का जो फ्लैग दिख रहा है बीच में, पर मज़ेदार ये बात है कि जर्मनी उस समय डेवलप भी नहीं हुआ था, उस समय वो कंट्री था भी नहीं। अब पीछे आप देखोगे अलग अलग कंट्री साथ में चल रहे हैं। तो ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने अपने ड्रीम्स में ऐसा विजुलाइज किया था कि वर्ल्ड ऐसा बनेगा, यूरोप कंट्री ऐसा, यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि यूरोप में कोई एक ऐसा कोई कंट्री, अलग अलग कंट्री नहीं था, कोई ऐसा नेशन स्टेट नहीं था। जैसे मैंने बोला था अलग अलग एम्पायर थे, रशियन एम्पायर थे, ऑस्ट्रियन एम्पायर थे, ऑटोमन साम्राज्य था, फ्रांस एक बड़ा साम्राज्य था, ग्रेट ब्रिटेन आप जानते ही हैं ब्रिटेन था। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में जानेंगे इस प्रिंट में क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंट में क्या है, फर्स्ट प्रिंट इन द सीरीज शोज द पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका ऑफ डिफरेंट एज एंड सोशल क्लास मार्चिंग इन लाइन ऑनरिंग द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो फर्स्ट प्रिंट में क्या है, यूरोप और अमेरिका के डिफरेंट एज के, सोशल कास्ट के, अमीर गरीब अलग अलग जाति के लोग एक साथ लाइन में मार्च कर रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ऑनर दे रहे हैं। ठीक है, आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनलाइज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज फीमेल फिगर। तो उसने जानबूझ के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल फिगर बनाया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज द इमेज होल्ड अ टॉर्च एंड द राइट ऑफ मैन चार्टर सिम्बलाइज फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एक ज्ञान की मसाल है और दूसरे हाथ में फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ऑन द अर्थ शोइंग फिगर सैटर्ड सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट वेयर द रूलर्स हैव एब्सोल्यूट पावर, institutions lie on the ground conveying the overthrow of oppressive system। मतलब ग्राउंड में जो मोनार्ची सिस्टम है उसका पावर, उसका क्राउन्स, उसके ज्वेल्स बिखरा हुआ है जो वहाँ के लोग ठुकरा दिए हैं। ठीक है, इन सोरियो यूथोपिया इमेजिनरी विजन, तो ये रियल में नहीं था, वो फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक विजन किया था, उस विजन से उसने वो ड्राइंग किया था। That the people of the world are grouped as distinct nation identified through their flag and nation costume। मतलब डिफरेंट राज्य के लोग, डिफरेंट कंट्री के लोग ग्रुप होंगे अपने एक आइडेंटिटी के थ्रू, जो एक आइडेंटिटी उसका क्या है, उसका एक फ्लैग है और उसका एक नेशनल कॉस्ट्यूम है। जैसे अलग अलग कंट्री का अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, राइट। पहले वैसा नहीं था, पहले हर राज्य का अलग फ्लैग था, तो सब राज्य मिलके अलग अलग राज्य मिलते थे, एक कंट्री, एक यूनिटी नहीं था, एक कंट्री एज ए यूनाइट नहीं था। तो उसने इमेजिन किया था कि अलग अलग कंट्री के लोग एक कंट्री का एक फ्लैग होगा, अपना अपना सब एक मिल के रहेंगे। लीडिंग नंबर ऑफ पीपल वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कौन पहले क्रॉस किए थे, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, उसके पीछे फ्रांस थे और उसके पीछे जर्मनी। फॉलोइंग द जर्मनी पीपल are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। ठीक है, तो ये सब इसके पीछे पीछे थे। From the heavens above, Christ, saints, angels gave upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। तो हेवेंस में कौन देख रहे हैं, क्राइस्ट है, सेंट्स है, पुरोहित है, संत है, एंजल्स है, जो देख रहे हैं
जो फ्रेटर्निटी का आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब ब्रदरहुड का आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर रहें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कैसे हुआ, आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों आया, मतलब पहले मोनार्ची था, तो मोनार्ची को ख़त्म करने के लिए, देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सिस्टम जो चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए एक रिवॉल्यूशन ज़रूरी है, नहीं तो वो सिस्टम चला ही जाएगा, चलता ही जाएगा, आसपास जो हो रहा है सबको वो बर्बाद कर देगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए एक रिवॉल्यूशन ज़रूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे आया और एक नेशन का आइडिया कैसे आया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो मैंने आप बता रहा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा सब पॉइंट्स में बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आप उसको नोट्स बनाते जाइए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इसी पॉइंट से ही आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, जैसे बोर्ड का भी एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे एग्ज़ाम दोगे तो आप एक पैराग्राफ मत लिखिए, कोई भी टॉपिक को उसको आप पॉइंट वाइज उसको डिवाइड करके लिखिए, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। और जो मार्क्स जो देता है वहाँ जो टीचर होता है, मैं टीचर माइंडसेट से बता रहा हूँ, उसको क्लीन लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ वो बच्चा अच्छा से पॉइंट दिया हुआ है, अच्छा हर पॉइंट को अच्छा से डिटेल में पॉइंट वाइज किया हुआ है। और जहाँ भी स्टूडेंट आपको लगे ये मेन पॉइंट है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, चाहे वो ब्लैक से अंडरलाइन कीजिए या ब्लू से ही अंडरलाइन कीजिए, प्लेन पेन से, और उसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1789 में फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो फ्रांस में स्टार्ट होगा, कब हुआ, 1789 में। तो इसको आप पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए, तो जो भी चेक करने वाला होगा तो उसको लगेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन दिस। तो आप उसको डिटेल में मत लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए। पैराग्राफ में क्या होता है, वो एवरेज मार्किंग हो जाता है, मतलब उसको लगता है कि अच्छा ये है तो एवरेज मार्किंग होगा। पर आप पॉइंट में लिखोगे तो उसको वो एफर्ट डालेगा उसको चेक करने का, उसको आपको एक्स्ट्रा मार्क्स अच्छा से देगा। आप अंडरलाइन करोगे तो उसको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट वो चीज़ जानता है, वो अंडरलाइन कर रहा है और एक बार में नज़र में आता है। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1789 में फ्रांस में स्टार्ट हुआ। मोनार्च जैसे किंग होता है, क्वीन होता है, हेल्ड पावर इन 1789। तो 1789 तक मोनार्च सिस्टम था फ्रेंच में। ठीक है, पीपल वेर वेरी अपसेट। जनरली मोनार्च में होता है जो राजा होते हैं, उसके आसपास के रिलेशन होते हैं, वो लोग तो सारे सुख सुविधा होते हैं, पर वहाँ के आदमी होते हैं, किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, जो कारीगर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बहुत तरह के आदमी होते हैं, वो लोग आप जानते हैं उतने खुश नहीं होते हैं। उनको हर समय टैक्स कर देना होता है, उनका जीवन इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट जी नहीं सकते हैं, उनको उसी राज्य में रहना होगा। उसमें अगर सूखा आए, भूखमरी हो, फ्लड आ जाए तो उनको टैक्स देना ही देना है। उनका अपना इंडिपेंडेंट थॉट नहीं होगा, उनका थॉट हमेशा राजा के प्रति होगा, देश के प्रति नहीं होगा, राजा के प्रति होगा। तो पीपल वेर वेरी अपसेट। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोनार्ची। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था मोनार्ची के खिलाफ। ठीक है, फॉर द सेंस ऑफ आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पॉपुलेशन। क्यों हुआ था, मेन रीजन क्या है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था, उसका रीजन क्या था। तो फॉर द सेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब अपना आइडेंटिटी के लिए, फ्रेंच पॉपुलेशन के प्रति अपना आइडेंटिटी के लिए। पहले उस कॉमन आदमी का कोई आइडेंटिटी नहीं था, वो सब एक राजा के प्रति थे समर्पित। उनका देशभक्ति का कोई नहीं था कि राज्य मेरा वैसा हो, कुछ नहीं, राजा के प्रति थे। राजा अगर अच्छा है तो प्रजा भी ठीक है, राजा खराब है तो प्रजा भी खराब है, वैसा था। तो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए फ्रेंच पॉपुलेशन में कि हम लोग एकजुट है, हम लोग एक यूनाइट है, इसके लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पेव्ड द वे ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था एक मॉडर्न नेशन स्टेट के लिए हुआ था और वहाँ के पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे की ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्ड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो क्या क्या की थे जो हेल्प किए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। चेंज इन पावर पहला पॉइंट है। तो इन 1789 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रॉट अ शिफ्ट इन पावर फ्रॉम द किंग टू द फ्रेंच पीपल। तो 1789 में
फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या लाया था? पावर का शिफ्टिंग लाया था। कहाँ से? मोनार्ची से, किंग से फ्रेंच पीपल में, मतलब वहाँ के राजा से पावर छीन के वहाँ के नॉर्मल आदमी को पावर दिया गया था। तो उसको चेंज ऑफ पावर बोलते हैं। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। नेशनलिस्ट आइडियाज़, न्यू आइडिया लाइक ला पैट्री, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब फादरलैंड, एंड ली सिटोयन, इसका मतलब है द सिटीजन। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इमर्ज्ड एम्फेसाइजिंग नेशन स्टेट एंड सिटीजनशिप। तो नेशनलिस्ट आइडिया क्या आया था? फादरलैंड की भावना। फादरलैंड मतलब जैसे हम लोग मदरलैंड बोलते हैं, वहाँ के लोग वहाँ के फादरलैंड बोलते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं इंडिया हमारी माता है, तो वहाँ हम लोग मदरलैंड बोलते हैं इंडिया को, पर वहाँ के लोग, बाहर के लोग, फ्रांस के लोग, ब्रिटेन के लोग वहाँ के फादरलैंड बोलते हैं। तो ला पैट्री मतलब फादरलैंड की भावना, मतलब वहाँ के लैंड की भावना कि लैंड हमारे फादर हैं, और सिटीजन्स की भावना कि हम लोग यूनिटी है, हम लोग यूनाइट सिटीजन है, हम लोग मिल के एक देश बना सकते हैं, बनाते हैं। वो एक भावना इमर्ज हुआ था, नेशनलिस्ट आइडिया इमर्ज हुआ था, जो कि एम्फेसाइज किया था नेशनल आइडेंटिटी के लिए, मतलब जो कि एम्फेसाइज किया था एक यूनिटी एज ए नेशन का आइडिया को इमर्ज किया था। सिंबॉलिक चेंजेस, सिंबॉलिक चेंज क्या हुआ था? द मोनार्ची अथॉरिटी वाज रिप्लेस्ड बाय पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। जो वहाँ की मोनार्ची अथॉरिटी था, जो किंग अथॉरिटी था, उसको रिप्लेस क्या किया था? पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मोनार्ची अथॉरिटी को रिप्लेस किया था। द ओल्ड, उसमें क्या हुए थे? मेन सिंबॉलिक चेंज क्या था? द ओल्ड फ्रेंच फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय ट्राइकलर। जो पुराने फ्रेंच फ्लैग थे, जो एक मोनार्च, जो किंग के फ्लैग थे, उसको रिप्लेस किया हुआ था एक ट्राई कलर में, जो अभी का जो फ्रांस का जो फ्लैग का कलर है, टू सिम्बलाइज देयर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आप ऐसे देखोगे एक फ्लैग ही तो चेंज किया है, उससे क्या होता है? देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। एक जैसे हम लोग की जो फ्लैग है उसका हर कलर का एक, आप जानते हैं, हर कलर का एक अलग सिम्बलाइज है। तो एक फ्लैग एक कपड़ा नहीं है, एक नेशन का एक सिंबल है कि एक नेशन कैसा होगा। तो पहले जो फ्लैग था वो किंग के प्रति था, उसका अपना सिंबल होगा, पर उसको रिप्लेस करके ट्राई कलर किया। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, जिससे हुआ कि एक कंट्री हम लोग का एज ए यूनिटी विकसित हो रहा है। ठीक है। और क्या क्या पॉइंट थे? एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गेव सिटीजन इक्वल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन हुआ, उसमें अलग अलग रूल्स फिर बाद में चेंज होते गए, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था सिटीजन को इक्वल राइट दिया। मतलब इक्वल राइट्स में क्या क्या हो सकता है? पढ़ाई का राइट्स, कपड़ा पहनने का राइट्स, खाने का राइट्स। पहले ये सब राइट्स नहीं था। पढ़ने का राइट्स सबको नहीं था, कपड़ा पहनने, अच्छा कपड़ा पहनने का सबको राइट्स नहीं था, अच्छा खाने का राइट्स नहीं था, अच्छा ज़िंदगी राइट्स नहीं था, कहीं जाके रहने का राइट्स नहीं था, घर बनाने का वैसा राइट्स नहीं था, क्योंकि सब किंग के प्रति था। तो वो राइट्स दिया। दूसरा राइट क्या था? एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो होता है, जो राजा को हर समय कस्टम ड्यूटी देना होता है, उसको त्यागा के एबोलिशन हुआ। और मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। पहले क्योंकि हर छोटा छोटा राज्य था, एक कंट्री से दूसरा जाना, एक राज्य से दूसरा जाना इतना इजी नहीं था, उसको कर देना पड़ता था, कुछ देना। पर फ्रांस में जो भी स्टेट है, जैसे इंडिया में हर स्टेट है, उसमें एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट जाएंगे तो उसमें आपको अलग से पैसा देना नहीं होता, वैसा ही वो लाया गया। ठीक है। एडॉप्शन ऑफ फ्रेंच एज ए कॉमन लैंग्वेज। तो फ्रेंच एज ए कॉमन लैंग्वेज को किया गया कि इस कंट्री का एक कॉमन लैंग्वेज है फ्रेंच। पहले अलग अलग लैंग्वेज था, स्पेनिश कहीं बोला जाता था, कहीं कुछ लैंग्वेज, कहीं कुछ। न्यू नेशनल एंथम कंपोजाइज्ड एंड ओथ वाज टेकन। न्यू नेशनल एंथम, जैसे हम लोग का नेशनल एंथम जनगणना हम लोग का किए गया, तो ऐसे न्यू नेशनल एंथम कंपोज हुआ, जो कि उस कंट्री के बारे में बताए, उस लोग के बारे में बताए, उसके रिलीजन, उसके परंपरा, उसके खान पान के बारे में गुणगान करे, जो बताया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब हम लोग देख लिए कि ये रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। देखिए एक चीज़ होता है कि रिवॉल्यूशन के लिए ये सब जरूरी, ये सब हम लोग कर दिए, पर जब तक ये नेशनलिज्म की भावना पूरे देश में फैलेगी नहीं, तब हर कोना कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल एक स्टेट में, इंडिया में अगर एग्जांपल दे, अगर नॉर्दर्न बेल्ट में
जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में एक नेशनल की स्थापना हो गई, पर साउथ में नहीं वो फैला। तो साउथ में तो अभी भी मोनार्ची है। तो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म बहुत जरूरी है। कैसे हुआ? व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, students and other members of educated middle class began setting up Jacobean clubs, political group that time known for violence। ठीक है, जब न्यूज़ ऐसा फ्रांस के हर कोना, हर सिटी में फैला, तो पहले जो भी वहाँ के मिडिल क्लास थे वो एजुकेटेड थे। पुअर क्लास तो एजुकेशन का कुछ था ही नहीं। ऊपर क्लास थे वो राजा महाराजा थे, उनको एजुकेशन करे नहीं करे तो कोई मतलब नहीं था। जो भी मिडिल क्लास थे वो एजुकेटेड थे। तो जो मिडिल क्लास थे उसने जेकोबियन क्लब को ज्वाइन कर लिया, जो कि एक पॉलिटिकल ग्रुप है दैट टाइम नोन फॉर वायलेंस। ओके, देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790। तो 1790 बार बता रहा है कि ये जो कैंपेन था, जो प्रिपेयर हो रहा था उस समय, तो फ्रेंच आर्मी मूव हुआ था। कहाँ मूव हुआ था? हॉलैंड में मूव हुआ था, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में मूव हुआ था। कब हुआ था? 1790 में। ठीक है। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो फ्रेंच, क्योंकि उस समय कहीं कुछ फैलाना है तो क्या था? आर्मी था। आर्मी, क्योंकि नॉर्मल आदमी हर जगह नहीं फैलाएगा, क्योंकि उसमें घोड़ा था, तो वो चलाता था कौन? आर्मी चलाता था। तो फ्रेंच आर्मी को हर जगह फैलाया गया कि मोनार्ची हम लोग त्याग रहे हैं, अलग अलग चीज़ हम लोग क्या क्या है अपना रहे हैं, उसका नेशनल क्या क्या हम लोग किए। जैसे ट्राई कलर हम लोग किए, एक हम लोग नेशनल सॉन्ग बनाए हैं, मोनार्ची को त्यागे है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। तो इस सब को फैलाने के लिए क्या किया? तो रिवोल्यूशनरी वॉर्स को आउटब्रेक करके वहाँ का फ्रेंच आर्मी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अलग अलग कंट्री को फैलाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस ट्यूटोरियल्स में यहीं तक। हम लोग अभी तक क्या जाने? फ्रेडरिक सोरियो का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जाने, या ड्रीम उसका विजुलाइज था, जिसने बताया कि नेशनलिज्म कैसे हम लोग बना सकते हैं। नेशनलिज्म में क्या क्या होगा कि मोनार्ची को हम लोग त्यागेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आगे चल रहा है, सारे पीछे कंट्री चल रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक हाथ में ज्ञान की मसाल है, एक हाथ में फंडामेंटल राइट्स हर आदमी को देते हैं। ऊपर से भगवान लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, फ्रैटर्निटी का आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्रदरहुड का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर हम लोग जाने कि अलग अलग पहले एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रेलियन एम्पायर था, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन था। तो उसको तोड़ के, मोनार्ची सिस्टम को तोड़ के एक नेशनलिज्म, नेशन स्टेट का भावना हुआ। फिर उसके लिए क्या क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, मोनार्ची को त्यागा, ट्राई कलर पहले का फ्लैग को हटा के ट्राई कलर फ्लैग लाया, नेशनल सॉन्ग लाया। फिर उसको फैलाने के लिए क्या किया? वहाँ के जो सोल्जर थे अलग अलग देश में गए फैलाने के लिए। तो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म तक हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में यही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कोड ऑफ नेपोलियन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, तो इस सीरीज़ में आप बने रहें। थैंक यू फॉर टाइम, और इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।